हेलो, नमस्कार साथियों, मैं धीरू यादव और आप देख रहे हैं बायो विलेज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल बायोलॉजी है। हम पीजीटी के लेवल में, टीजीटी के लेवल में सेल बायोलॉजी यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं और एक-एक टॉपिक को सही तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सही तरीके से इसको समझ पाएँ। बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो आप पेपर पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो हम सेल का इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। आपको पता है कि सबको पता होता है कि सेल की खोज किसने करा था। तो कुछ ऐसी डिस्कवरी और कुछ 2-3 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बाद सेल थ्योरी की बात करेंगे और एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे और इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, एस सेल एनवेलप की बात करेंगे और बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल राइबोसोम और इन्हीं के साथ में हम इंक्लूजन बॉडी की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसके पहले आपको ये बता दूं कि देखिए आपके सामने यहाँ पे दो सेल दिखाई पड़ रहे हैं। एक सेल है यूकैरियोटिक और दूसरा सेल है प्रोकैरियोटिक। सेल को आप सही से देखिए। बहुत कुछ इसमें दिख रहा है और जितने भी चीजें यहाँ पे दिख रही है हम इसको डिटेल में अपने इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल क्या होती है, सबको मालूम है, पहले से ही सबको पता है, फिर भी थोड़ी बातें हम इस पे कर ही लेते हैं कि सेल जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली। ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी सेल के अंदर में रेस्पायरेशन हो रहा है, सेल का अपना रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल का अपना यहाँ पे एक्सक्रेशन हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है। तो जो भी ये प्रोसेसेस होते हैं वो सेल के अंदर वो पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से होती है। सेल डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर लेती है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स की। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये चीजें किसी भी सेल में ना होनी ही होनी है। अगर ये चीजें नहीं है तो वो सेल नहीं है, वो सेल नहीं हो सकता। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्या, किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई भी सेल सेल नहीं हो सकती है। और क्या है, सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। और ध्यान रखिए, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होना जरूरी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए भी होता है, हाँ बिल्कुल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, लेकिन वो सेलुलर फॉर्म में नहीं होता है। वो वायरसेस के लिए होता है, वायराइड्स के लिए होता है। लेकिन सेल्स के लिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद सेल को और क्या करना है, सेल को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के लिए और क्या होना है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आगे हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना जान लीजिए कि इसमें एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। यानी सेल के अंदर में कुछ चीजें अगर बनती हैं तो हम उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं और कुछ चीजें अगर टूटती हैं तो हम उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये तमाम सारी चीजें जो होती है सेल के अंदर में होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म चल रही है तो वो सेल है। और क्या है, सेल के अंदर में एनर्जी कन्वर्जन बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे सेल के अंदर में प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, सेल के अंदर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सिंथेसिस होना है, सेल के अंदर में लिपिड्स का सिंथेसिस होना है। तो इन सारी प्रोसेसेस के अंदर में एनर्जी कन्वर्जन होती है। और क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करना हो गया तो वहां पे एनर्जी कन्वर्जन होती है। तो मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी कन्वर्जन होना ही है, वरना वो सेल नहीं है। हालांकि आप फोटोसिंथेसिस को छोड़ दीजिएगा, वो कंपलसरी नहीं है हर एक सेल के लिए। बता रहा हूं मैं आपको कि हर एक सेल के अंदर में एनर्जी कन्वर्जन होती है। या तो एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी फिर से बनती है, और ये हर एक सेल में होती है। फिर क्या होता है, हर एक सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होना जरूरी है। ये सेल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। और क्या, सेल अपना सेल जो होता है वो एनवायरमेंटल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल सिग्नल आसपास में जो होते हैं।
जैसा जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, लाइट हो गया, इन सबको वो रिस्पॉन्ड करता है। और क्या होता है, सेल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में सेल डिवीजन भी आता है, यानी कि सेल तब सेल है जब वो डिवाइड कर सकता है, यानी सेल डिवीजन भी करता है। और क्या, ये अपने इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, और इसी को आप होमियोस्टैसिस कहते हो। यानी सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, जिसे हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना जरूरी है। इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि पीजीटी का जो एग्जाम है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना एक ह्यूमन सेल के अंदर में कितना सेल पाई जाती है। तो अबाउट यहाँ पे 37 ट्रिलियन सेल्स जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, और ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में कितनी सेल पाई जा सकती हैं, तो 37 ट्रिलियन ऑफ सेल पाई जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ दी सेल की। सबसे पहले सेल की खोज कैसे हुई थी, सबको पता है कि ये रॉबर्ट हुक थे, लेकिन पता है तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि कुछ खास चीजें हैं। सबको पता है रॉबर्ट हुक, हाँ ये आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पीजीटी टीजीटी लेवल में ये नहीं पूछेगा कि सेल की खोज किसने करी थी, लेकिन उससे ही रिलेट करके ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आपको लगेगा कि ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वरना मुझे ये पता होता ये क्वेश्चन मेरा साल हो जाता। जैसे कि सबसे पहले आप ये जानिए कि रॉबर्ट हुक कहाँ का रहने वाला था। तो रॉबर्ट हुक जो था वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और इन्होंने 1665 के अंदर में एक डेड सेल की खोज करी थी। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये रही है। और खोज कहाँ से करी थी, तो खोज इसने कैसे करी थी सेल की, तो कॉर्क ओक ट्री नाम का एक ट्री था, एक प्लांट है अभी, कार्क ओक ट्री, जिसको यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं क्वर्सस सुबर नाम का प्लांट है। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम यहाँ पे बॉटल नेक सॉरी बॉटल कॉर्क कहते हैं। तो कॉमनली इसको बॉटल कॉर्क प्लांट कहा जाता है, और ये बिलोंग करता है फेगेसी फैमिली से। तो इस प्लांट से जिसका नाम है, कॉमनली हम इसको बॉटल कॉर्क ट्री कहते हैं, कॉर्क ओक ट्री कहते हैं, इस साइंटिफिकली इसको हम कॉर्सस सुबर कहते हैं, और ये फेगेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके ही कॉर्क से, यानी कि फेलम जिसको कहते हैं, तो वहां से सेल की डिस्कवरी करी गई थी। ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, कैसे खोज करी थी, तो इन्होंने थिन स्लाइसेस में कार्क को काट लिया था, बहुत पतले पतले छिलके में, थिन बहुत पतले पतले स्लाइस में काट लिया, और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आज के जैसे एडवांस माइक्रोस्कोप तो थी नहीं, वो जमाना बहुत पुराना हो गया 1665 का। तो उस जमाने में उन्होंने क्या करा, एक कंपाउंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस कॉर्क को, जो फेगेसी फैमिली का प्लांट है, यानी क्वार्सस सुबर है, बॉटल कॉर्क प्लांट है, तो उसके कॉर्क को इन्होंने थिन स्लाइस में काट करके माइक्रोस्कोप के ऊपर अब देखते हैं। क्या दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है बहुत छोटे छोटे खाली बॉक्स लाइक मधुमक्खी के छत्ते के आकार के कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। ये रॉबर्ट हुक को दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये रॉबर्ट हुक को जो दिखाई पड़ते हैं ना, ये पूरे के पूरे सेल बायोलॉजी की दुनिया को बदलने वाला था। मैं सही कहूँ तो ये पूरे बायोलॉजी की दुनिया को बदलने वाला था, और एक नई बायोलॉजी की एक नई ब्रांच जो है वो जन्म लेने वाली है, और जिसको आप क्या बोलते हो, सेल बायोलॉजी कहते हो। क्योंकि ये वही दौर है, ये वही वक्त है जब पहली बार सेल को खोजा जा रहा है। ठीक उसी टाइम पे सेल की खोज होती है, फिर बाद में चल के सेल बायोलॉजी आती है। सेल पे और भी काम होते हैं। तो सेल बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है। फिर रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। अब देखो यहाँ पे ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। कैसे? जैसे ये तो सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछ ले कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी, वो तो ठीक है, लेकिन सेल का नाम सेल किसने दिया था? तो सेल का नाम सेल कोई और नहीं, रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। कहाँ दिया था? तो अपनी बुक में इन्होंने, जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको माइक्रोग्राफिया को याद रखना होगा। माइक्रोग्राफिया
बुक जो है वो रिटन बाय रॉबर्ट हुक साहब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बुक आपको याद रखने की जरूरत है। और इसी में इन्होंने सेल का जिक्र किया था। सेल नाम इसको रखा, तो उसके पीछे भी एक कहानी है कि इन्होंने सेल का नाम सेल क्यों रखा। तो एक्चुअली जो सेल है ना, वो लैटिन वर्ड सेला से आता है, वहां से डिराइव होता है। क्या मतलब होता है सेला का? सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम, या या स्मॉल, या एक छोटा स्टोर रूम। तो इस तरीके से इन्होंने सेल का डिस्कवरी भी किया और सेल का नाम सेल भी रखा, जो उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर में एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉर्सस सुबर यानी कि ये बॉटल कार्क का जो प्लांट है ना, उसका ये छाल आपको दिखाया जा रहा है। उसी के छाल को लेकर के इन्होंने छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में काटे और फिर अपने प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर में देखे, जिससे इनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, जिसको इन्होंने सेला यानी कि बाद में सेल बोले। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे रॉबर्ट हुक से हुक के यहाँ पे डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। साथियों, जैसे आपको पता है ना कि सेल की जो डिस्कवरी है उसको रॉबर्ट हुक ने तो कर लिया, 1665 में कर लिया। अब सवाल ये होता है कि सेल की डिस्कवरी तो हो गई है, लेकिन जो सेल रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे डिस्कवर किया था ना, वो एक डेड सेल था। वो क्या था? एक डेड सेल था। तो डेड सेल उन्होंने खोजा था। कैसे, क्यों डेड सेल खोजा था? क्योंकि देखो कार्क सेल से लाए थे, और कार्क तो डेड ही होता है प्लांट का। वो पौधे का छिलका मोटा बाहर का, वो तो डेड ही है। तो उसी से उन्होंने खोज करी थी, तो वहां पे वो डेड सेल था। लिविंग सेल की खोज का जो श्रेय जाता है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कैसे जानते हैं हम? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जानते हैं। कब का टाइम है? देखो 1665 के अंदर में पहली डेड सेल यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई सेल, प्लांट सेल की खोज होती है। ठीक उसके 9 ईयर्स के बाद एक लिविंग सेल खोज ली जाती है। कैसे? तो इन्होंने तालाब के पानी को एक ड्रॉप उसका लेते हैं, और जो मसूड़ों जो माउथ में ये स्कम होता है उससे लिया, और अपने लेंस में उसको एग्जामिन किया। फिर उनको क्या दिखाई पड़ता है? एक्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे दिखाई पड़ते हैं। एक्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो मूव कर रहे होते हैं, उनमें कुछ हलचल चल रही होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सबसे पहले देखा, और इन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनिमलक्यूल्स बोला। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप के अंदर में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने जिन ऑर्गेनिजम्स को खोजा था, उसको उन्होंने क्या बोला था? एनिमलक्यूल्स बोला था। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या बोला था उसको? एनिमलक्यूल्स बोला बोला था। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इनको आज हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स और रोटिफर के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही इन सब की खोज करी थी। कि कौन खोज करा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमेटोड का और रोटिफर की खोज करी थी। हाँ, एक बात और याद रखिए कि इन्होंने ही 1719 के अंदर में सिट्रस प्लांट में पॉली एम्ब्रायोनी की भी खोज कर ली थी। पॉली एम्ब्रायोनी, आगे चल करके हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पॉली एम्ब्रायोनी क्या होती है। लेकिन याद रखिएगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही पॉली एम्ब्रायोनी की खोज करी थी। और क्या खोज करी थी इन्होंने? स्पर्म सेल को देखा था। स्पर्म, जिसको आप स्पर्मेटोजोआ भी कहते हो। और क्या देखा था? रेड ब्लड सेल, जो हमारा आरबीसी होता है, उसकी भी खोज इन्होंने, एरिथ्रोसाइट्स की खोज इन्होंने ही करा था। और क्या किया था? ईस्ट की भी खोज इन्होंने ही किया था। और इसके बाद मोल्ड्स की भी खोज इन्होंने ही किया था। तो ये सॉरी, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब हैं। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करा था। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स की खोज करी थी। इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी, और इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नाम से जानते हैं। एक्चुअली एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कुछ लेटर्स, जर्नल्स इस तरीके से पब्लिश किए थे, लेकिन इनका कोई बुक जो है वो पब्लिश नहीं हुआ था। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब हमारे अगले साइंटिस्ट हैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। तो आपने ये देख लिया कि कैसे एक डेड सेल की खोज करी जाती है, कैसे एक लिविंग सेल की खोज करी जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ब्राउन साहब हैं,
इन्होंने क्या किया था इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, ध्यान दीजिएगा, स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। देखो ये एग्जाम के लिए ना ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे। अब आप तो सिर्फ रॉबर्ट ब्राउन पढ़ के गए हो, आपको कैसे पता कि ये जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, क्या थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1831 के अंदर में न्यूक्लियस की खोज करी थी। और इसके बाद न्यूक्लियस की खोज ही नहीं करी थी, न्यूक्लियस का नाम भी न्यूक्लियस दिया था। ये दोनों ही क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी जरूरी है, और हाँ, अपकमिंग जो एग्जाम है उनके लिए काफी ये जरूरी है। देखिए कैसे इन्होंने खोज करी थी। इन्होंने ऑर्किड प्लांट का एपिडर्मिस के अंदर में न्यूक्लियस की खोज करी थी। कैसे? उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, किसकी एपिडर्मिस का जो सेल है, एपिडर्मिस मतलब क्या, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट का। प्लांट का सबसे बाहर का ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरे के पूरे प्लांट को क्या करता है, पूरे प्लांट टिश्यूज को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो उसको ही इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया, फिर उनको क्या दिखाई पड़ता है, उनको ये दिखाई पड़ता है कि कंसिस्टेंट ओपेक स्पॉट दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है। ये ओपेक स्पॉट, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं था, कोई डार्क स्पॉट नहीं था, वो ओपेक स्पॉट था। और कैसा था, कंसिस्टेंट था। और कहा, हर एक सेल में था, इनसाइड एवरी सिंगल सेल, हर एक सेल में ये चीज दिखाई पड़ता है। किसको दिखाई पड़ता है, रॉबर्ट ब्राउन को दिखाई पड़ता है। कैसे खोज करी थी, इस बात को सही से समझिए। ही रियलाइज दिस स्पॉट वाज एसेंशियल ऑर्गन, नॉट एन एक्सीडेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक साहब को क्या पता चला, उनको ये समझ में आया कि ये जो ओपेक स्पॉट और हर एक सेल में दिखाई पड़ता है ना, ये कोई जरूरी ऑर्गेनल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ रहा है, कोई प्रोटीन का एग्रीगेशन है, या कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं है। उनको ये समझ में आया कि ये कोई जरूरी ऑर्गेनेल है। तब उन्होंने क्या नाम दिया इसका, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया। कैसे? तो इन्होंने इसका जो लैटिन वर्ड से वर्ड फॉर ये कर्नेल या नट से के लिए यूज करा। मतलब जैसे आप वॉलनट देख रहे हैं ना, अखरोट होता है उसके अंदर में, फिर खाने वाला पार्ट होता है, तो उसके अंदर वो पूरा सुरक्षित होता है, उसका सीड जो होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि सीड जो सेल होती है उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इन्होंने ये वर्ड जो था वो न्यूक्लियस यूज करा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये रॉबर्ट ब्राउन साहब का काम था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच रहे हैं यहाँ पे सेल थ्योरी के पास में। हमने ये देख लिया सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि सेल की डिस्कवरी कैसे करी गई थी। और अब हम देखने वाले हैं सेल थ्योरी क्या होती है। तो देखिए, थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब कि आप कोई क्या मतलब उसको परिभाषित करें, कैसे उसकी व्याख्या दे रहे हैं, सेल को कैसे बता रहे हैं कि सेल क्या चीज होती है, उसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सेल थ्योरी इज वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी का ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल होता है। इसका इसमें क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो और वो बिना सेल का बना हो, ऐसा नहीं होता है। सेल थ्योरी ये बताती है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब क्या, ऑल लिविंग थिंग्स, सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो सेल के बने होते हैं। एंड सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों, दोनों ही, मतलब वो स्ट्रक्चर भी पूरी ऑर्गेनिज्म का बनाएगा और ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी बनाएगा, तो इसको आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे। तो ये जो सेल थ्योरी है इसको देने का श्रेय जो है वो स्लाइडेन और स्वान को जाता है। तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडेन साहब है। तो ये मैथियास जैकब स्लाइडेन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, और इन्होंने फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी इनको बोला जाता है। ये साथ में मिल करके स्वान के साथ में मिल करके सेल थ्योरी को पास्टुलेट किया था, फार्मुलेट किया था। तो हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड, उनका क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था, देखो 1838 के अंदर में क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, आर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो सब कुछ किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं सेल के। which form the tissues from the plant।
ऑफ द प्लांट, सॉरी। तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और सेल से मिल करके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और फिर टिश्यू जो है वो पूरे प्लांट को बनाते हैं आर्गन, और आर्गन जो होता है वो प्लांट का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, इतना चीजें वो माइक्रोस्कोप से देख करके फिर उन्होंने बताया जितना भी प्लांट होता है वो सेल का बना होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं और फिर उससे पूरे प्लांट बन जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्वान की। तो देखिए थियोडोर स्वान, स्वान साहब को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्वान है, और स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन और स्वान दोनों ही जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे ये इन्होंने जो स्वान है, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों सेल के का स्टडी करा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर जूलॉजिस्ट थे इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल का स्टडी करा, इन्होंने प्लांट सेल का भी स्टडी किया। और क्या देखा इन्होंने, उन्होंने देखा कि एनिमल सेल जो होता है ना, उसके बाहर एक आउटर थिन लेयर होती है, और वो जो आउटर थिन लेयर होती है उसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मेम्ब्रेन तो पाया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी फंडामेंटल बताया यहाँ पे, आपको सेल के बारे में बताया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसमें बताया कि उसके पास एक मेम्ब्रेन होता ही होता है। तो प्लांट और एनिमल सबके ऊपर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जब उन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी करा तो क्या मिला उनको, उनको पता चला कि भाई इसके बाहर तो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, और उस एक्स्ट्रा लेयर को क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। और याद रखिए, स्वान ने ये बताया कि जो ये सेल वॉल पाया जाता है ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होता है। प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होता है कि उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। तो और सबसे जरूरी बात ये रही कि स्वान ने और क्या बोला था, स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था इन्होंने, उन्होंने ये बताया कि जितना भी एनिमल होता है, जितना भी एनिमल इस धरती पर है, और कौन, जितना भी इस धरती पर प्लांट्स है, इन्होंने एनिमल्स और प्लांट की, आपको याद रखना है कि इन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल की बात करा था। All the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। किसके बने हैं, ये एनिमल और सेल, और सॉरी एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो सेल से बने हैं, और किसके बने हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। जो सेल के प्रोडक्ट होते हैं आ, उससे बने हैं। तो ये किसने बताया, इसको स्वान ने बताया है। तो स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन्होंने ही दिया था। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, जब आगे चल करके आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक स्वान सेल हमारे नर्व सेल के ऊपर होती है। तो भाई स्वान सेल की खोज करने वाले कोई और नहीं बल्कि थियोडोर स्वान ही थे। ये चीज आगे चल करके आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं रडोल्फ विर्चो की। यहाँ पे देखिए विर्चो साहब हैं, एक नेताजी थे। बात कर लेते हैं इनकी। देखिए रडोल्फ विर्चो वाज पायोनियरिंग 19th सेंचुरी जर्मन फिजिशियन। इन्होंने जर्मनी में एक मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था। एक पैथोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया कि जो भी डिजीज होता है सेलुलर लेवल पे होता है, और एक अच्छे खासे पैथोलॉजिस्ट थे ये। पॉलिटिशियन, सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक पॉलिटिशियन भी थे, और इन्होंने सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम किया, फिर पॉलिटिक्स में आए और बहुत अच्छा काम किए थे जर्मनी के अंदर में। और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, याद रखने वाली चीज है। आपको याद रखना है कि रडोल्फ विर्चो को ही फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोला जाता है। एंड फाउंडर फाउंडर ऑफ सोशल मेडिसिन, ये फाउंडर ऑफ सोशल मेडिसिन। ये कुछ बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये रडोल्फ विर्चो के बारे में है। अपार्ट फ्रॉम दी ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी दिया, उसके अलावे कुछ इनकी कहानी है, वो भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन बने। देख लेते हैं फिर आगे क्या है। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। क्या समस्या थी सेल थ्योरी में, सेल थ्योरी में एक प्रॉब्लम ये थी ना, उन्होंने ये तो बता दिया कि जो प्लांट्स होते हैं वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं और फिर उससे प्लांट बनते हैं। फिर स्वान ने बताया कि जो बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। उन्होंने ये बता दिया कि प्लांट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको कि आप सेल वॉल बोलते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यार नई सेल कैसे बनती है।
तो मौका मिला किसको? रडोल्फ विर्चो को। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अब यहाँ पे सेल थ्योरी को 1855 के अंदर में मॉडिफाई करा और यहाँ पे जो स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी है इसको इन्होंने मॉडिफाई करते हुए एक सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप देते हैं और क्या बोलते हैं? सेल्स डिवाइडेड, सेल जो होती है उनमें डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है और नया सेल जो होता है वो बनता है। कहाँ से बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई जो पहले सेल थी ना, उसी से नई सेल बनती है। जो पहले सेल थी, अवेलेबल सेल थी, उसी से नई सेल बनती है। यानी कि ओमनी सेलुलर एसेलुलर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया। और इस तरीके से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को भी ठुकरा दिया। क्या मतलब? देखिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था वो क्लेम कर रहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल से। अब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत बातें हैं। सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है और स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसको इन्होंने एक साथ में दो दो काम कर दिए। एक तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिए, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिए और दूसरा इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को भी अपने लेवल से इन्होंने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और आप देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या होती है? जितना भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल ऐसे होते हैं एंड ये अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या? देखिए होता क्या है ना, रडोल्फ विर्चो ने अपना फाइनल शेप तो दिया था। उसमें एक चीज उन्होंने ये बताया था, मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर दिया शायद। देखो मैंने अभी थोड़ी देर के पहले आपको बताया कि स्वान साहब ने क्या बताया था। उन्होंने ये बताया कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जितना भी एनिमल्स होते हैं और क्या होते हैं, प्लांट्स, जितना भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज होती है वो किससे बनी होती है? तो वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी होती है। इन्होंने और क्या मॉडिफाई किया? इन्होंने मॉडिफाई किया भाई प्लांट और सेल की बात से बाहर निकलो, प्लांट और सेल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो और सभी ऑर्गेनिज्म की बात करो। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं ये सेल के बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि प्लांट और एनिमल ही नहीं, बाकी जितना भी एनिमल, जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सब सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो देखो पहली बात तो ये वायरस जो होते हैं ना, ये एक्सेप्शन में आते हैं। सेल थ्योरी को ये फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ये नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। इनको आप लिविंग कैटेगरी में भी कभी कभी पढ़ते हैं, मतलब दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। लिविंग सेल के अंदर में जाकर के लिविंग हो जाते हैं और आउट ऑफ लिविंग सेल ये नॉन लिविंग होते हैं, तो ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं वायराइड की, तो ये वायराइड क्या होता है? सर्कुलर आरएनए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ये वायराइड जो होता है एक ऐसा होता है सर्कुलर आरएनए, लिनियर आरएनए नहीं होता है। सर्कुलर आरएनए का होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट भी नहीं होता और ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन देखो क्या है? ये इन्फेक्टियस प्रोटीन्स होते हैं और कोई न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर नहीं होता है। एक्चुअली ये कोई ऑर्गेनिज्म होते नहीं है, तो ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अभी तक हमने जो तीनों तरीके के मटेरियल्स की बात करी, ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लेकिन अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अब देख लीजिए मल्टी न्यूक्लिएट सेल की बात कर लेते हैं। कुछ सेल में कई सारी न्यूक्लियस होती है, जैसे कि हमारी स्केलेटल सेल हो जाए, हमारी स्केलेटल सेल हो गई, मसल फाइबर हो गए हमारे, सिनोसिटिक फंगल हाइफी, ये सिंक्टिया मतलब सिनोसाइट ही है। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है ना, मेनी न्यूक्लियस जिसमें होता है, ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सिंक्टिया मतलब जो जैसे आपने सिनोसिटिक फंजाई देखा है, फाइकोमाइसिटिस, जैसे मस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना। तो मस्टिगोमाइकोटिना में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिनोसाइट होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये अब सेल थ्योरी जो है वो डिनाई हो गई, सेल थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शन है, याद रखने की जरूरत है कि हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। तो इस तरीके के ऑप्शन जो है वो शायद बन सकते हैं।
या स्टेटमेंट बेस्ड दे करके क्वेश्चन को और सही तरीके से पूछ सकता है फंसाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो या तो सेल का बना है या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल का बना है। अगर वो एक सेल का बना है तो वो यूनिसेलुलर है। दो ही तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं नंबर ऑफ सेल के हिसाब से। अगर वो एक सेल का बना है तो आप उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और ये प्रोकैरियोटिक हो सकता है और ये यूकैरियोटिक हो सकता है। प्रोकैरियोटिक में क्या हो सकता है? ये बैक्टीरिया हो सकता है, आर्किया हो सकता है, या फिर दूसरा मोनेरा हो सकता है। ठीक है। और यूकैरियोट में क्या हो सकता है? अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, या फिर दूसरे कोई प्रोटिस्टा हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक सेल के नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, मतलब कई सारी सेल्स के मिलके बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज यूकैरियोटिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। और प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अब हमारा जो लेक्चर है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ स्विच होने जा रहा है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। सेल्स विथ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, आप उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हो। और क्या खास है इसमें? ये हमेशा ही हमेशा ये यूनिसेलुलर ही होंगे, कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और ये ओपन होता है, नेकेड होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली ओपन होता है, एक्सपोज्ड होता है। और क्या खास रहता है इसमें? भाई हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी एब्सेंट रहता है। कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर में देखते हैं। ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं सब के सब यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। 70s राइबोसोम्स आर ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल 70s टाइप का राइबोसोम ही पाया जाता है। अब क्या बात करते हैं आगे आर्किया की। देखिए, आर्किया में भी 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो प्रोटीन का कंपोजिशन होता है ना वो प्रोकैरियोट से कम और यूकैरियोटिक राइबोसोम के प्रोटीन से ज्यादा मेल खाता है। मतलब क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं? देखो, पहली बात जब हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए मतलब कौन सा? तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और क्या? प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का प्रोटीन अलग-अलग होता है। तो ये जो आर्किया के राइबोसोम में प्रोटीन होता है, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम के प्रोटीन से ज़्यादा मैच करता है, उससे ज़्यादा सिमिलर होता है। तो ये खास बात है, ये आपको समझना है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो मोस्टली बाइनरी फिजन्स होता है, यानी बाइनरी फिजन से उसका डिवीजन होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं मेसोसोम के फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है, आप उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो आप यहाँ देखिए इसमें क्या है, सबसे बाहर बाहर में आपको एक फिम्बरी दिखाई पड़ रही है। फिम्बरी ये अटैचमेंट करने काम करती है, अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सम प्रोकैरियोट्स। कुछ प्रोकैरियोट्स में अटैचमेंट का काम करती है, किसी रॉक से, चट्टान से जा करके अटैच कर जाती है। और क्या दिखाई पड़ता है आपको? फ्लैजिला। तो इसमें ये लोकोमोशन के मतलब मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया के लिए होता है। और इसमें आपको इधर सबसे बाहर की साइड में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, इधर सेल वॉल दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि पूरा आप इसको सेल एनवेलप कह सकते हैं। तो सबसे बाहर आपको यहाँ पे कैप्सूल दिखाई पड़ता है, जेली लाइक होती है, आउटर का कोटिंग होती है बहुत सारे प्रोकैरियोट में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये रिजिड स्ट्रक्चर है। फिर क्या है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर न्यूक्लियोड है, राइबोसोम है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम यानी कि ये ओपन और नेक्ड डीएनए होता है और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। बिना साइटोप्लाज्म का तो पॉसिबल ही नहीं है कोई सेलुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है। और क्या होता है, तो इसमें ये इनफोल्डिंग ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जगह जगह पे होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको मीजोसोम बोलते हो। ये मीजोसोम भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये जो इमेज लिया है मैंने वो कैंपेबल बायोलॉजी से लिया हुआ 10th एडिशन से। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरियल सेल में, वो क्या है, तो वो उसका सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप इज केमिकली कॉम्प्लेक्स। सेल एनवेलप जो होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें केमिकल अलग अलग तरीके से होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और बैक्टीरियल सेल को ये इनक्लोज करती है। इट इज 3 लेयर्ड। कितना लेयर की होती है, तो पूरा सेल एनवेलप जो होती है 3 लेयर की होती है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर से क्या होती है सेल वॉल, और क्या होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर होती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल एनवेलप होती है उसके पूरे 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाले को हम ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं, फिर से मिडल में सेल वॉल और सबसे लास्ट में सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकाइलिक्स की। तो ग्लाइकोकाइलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग सराउंडिंग मेनी बैक्टीरियल सेल। तो ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है वो क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और बैक्टीरियल सेल को ये सराउंड करती है। ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो कैप्सूल है और दूसरा स्लाइम लेयर है। कैप्सूल क्या होता है, ये काफी थिक होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और फर्मली अटैच्ड टू द सेल वाल से एकदम फर्मली अटैच्ड होता है। स्लाइम लेयर उसके जस्ट अपोजिट, ये थिन होता है, डिफ्यूज्ड होता है और ये लूजली अटैच्ड होता है। ये डिफ्यूज मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये लूजली इधर ऐसे फैला फैला रहता है, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है ऐसा। तो लूजली अटैच्ड होता है ये। तो ये दो तरीके से होता है ग्लाइकोकाइलिक्स। और केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोकाइलिक्स की, तो ये कंपोज्ड होता है, किससे बना होता है ये, पॉलीसैकेराइड से। कभी-कभी इसमें पॉलीपेप्टाइड्स भी पाए जाते हैं और इसमें वाटर कंस्टिट्यूट्स नियरली 95% होते हैं। और बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे में कंपोज्ड मेनली पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। तो इससे ये मिल करके ये बना होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोकाइलिक्स का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं ये ग्लाइकोकाइलिक्स बैक्टीरिया के अंदर में। तो देखो, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, ये बैक्टीरिया कहीं सूख ना जाए, प्रोकैरियोटिक सेल कहीं सूख ना जाए, तो उससे ये बचाते हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स रिटेन वाटर अराउंड द बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ ये थोड़ा पानी रिटेन करके रखते हैं और उसको सूखने से बचा देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। अब इसका जो कैप्सूल होता है ये इनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में पहुंच गया, तो हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स है, वो उसको इनगल्फ कर लेंगे। लेकिन जो इसका ग्लाइकोकाइलिक्स है ना, ये उसको फाइगोसाइटोसिस कराने से प्रोटेक्शन देता है, उससे बचाता है। फिर क्या है, एधेशन। तो उसको एधेशन यानी अटैच्ड होने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट द अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यूज। मेडिकल इम्प्लांट्स और रॉक्स, टीथ और अदर सरफेसेस से ये इसको अटैच होने में हेल्प करता है। बायोफिल्म फार्मेशन। बायोफिल्म फार्मेशन मतलब क्या है, बायोफिल्म कंसिस्ट ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज एम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स। बायोफिल जो होती है वो माइक्रोबियल कम्युनिटीज जो होती है, वो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड रखते हैं। पॉलीसेकेराइड का मैट्रिक्स होता है चारों तरफ से उसके। बायोफिल्म क्या करता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और डिस इन्फेक्टेंट्स से इसको रेजिस्टेंट करके रखता है।
वायरुलेंस, यानी इनको इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी जो होती है बैक्टीरिया को, जनरली मोर पैथोजेनिक इसको बनाता है देन नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है, उसके कंपेरिजन में इसको ज़्यादा वायरुलेंस बनाता है, यानी इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी इसकी थोड़ा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और क्लेब्सिएला न्यूमोनी। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने किसी अपने दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।